हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के लिए लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और अगर एग्जाम को देखा जाए तो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें प्रीवियस क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, आवाज सुंदर कुतुब सब पढ़ने चला आया है। तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसे उठाकर देखिए, तो हर एक किसी न किसी एग्जाम में उसे रिपीट जरूर किया जाता है। तो आपके लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए हैं प्रीवियस ईयर का, जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको जो है काफी लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, और पूरा पूरा जो एकदम फ्री ऑफ क्लासेस है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कहता है कैलोलॉजी जो है किसका अध्ययन है। कहता है पहला क्वेश्चन, कैलोलॉजी किसका अध्ययन है। और अपने हाथ में एक पेन और एक कॉपी जरूर रखिएगा। जो जो पॉइंट मेन होगा परीक्षा की दृष्टि से वो सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। हर एक पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से काफी उपयोगी होगा और उसे बार बार रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका 20 में कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कैलोलॉजी किसका अध्ययन है। फटाफट आंसर मार लीजिए, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, कहता है कैलोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, तो कैलोलॉजी की बात करें तो यह जो है मानवीय सौंदर्य का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मानवीय सौंदर्य। मानव का जो सौंदर्य का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका कैलोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे, बी ऑप्शन है सौरोलॉजी। सौरोलॉजी में पूछे कि किसका अध्ययन किया जाता है तो नोट कीजिएगा, सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। किसका? छिपकली का। उसके बाद सी में कहता है पेडोलॉजी। जो पेडोलॉजी जो है यह मिट्टी के अध्ययन किया जाता है। किसका? मिट्टी का। डी में ऑप्शन है, नोट कीजिएगा, मिमिकोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है तो यह चींटी का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? चींटी का अध्ययन जो है मिमिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो यह था पहला क्वेश्चन। आंसर हो गया क्या आपका? मानवीय सौंदर्य। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन से है। ठीक है, तो इसका आंसर फटाफट दीजिए। इसके लेखक जो है पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो आप लोग सर देने भी लगे हैं, लिख लिए होंगे। कहता है पुस्तक आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है। यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। और यह किसका लेखक है? यह है रघुराम राजन जी का। पूछे पुस्तक आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रघुराम राजन, पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। अगर आपसे पूछिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ था। चलिए देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है बिमल जलान। अगर आपसे पूछे, नोट कीजिएगा कि बिमल जलान की कौन सी पुस्तक है, तो द इंडियन स्टोरी। कौन सा पुस्तक है? द इंडियन स्टोरी पुस्तक जो है बिमल जलान के द्वारा लिखा गया था। अगर आपसे पूछे कि एडम स्मिथ की कौन सी पुस्तक है, तो इसका पुस्तक का नाम है, नोट कीजिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस। लास्ट ऑप्शन है उर्जित पटेल का। कहता है कि उर्जित पटेल द्वारा, अगर आपसे पूछे कि उर्जित पटेल द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है, तो इसका पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। उर्जित, नोट कीजिए, उर्जित पटेल द्वारा लिखी पुस्तक क्या नाम है, तो इसका पुस्तक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। यह उर्जित पटेल का था। आंसर हो गया आपका रघुराम राजा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, फटाफट बताइए, तब बनाइए। इसका आंसर कितना आएगा? होगा
यूनिट्स में बताना है, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए, बनाइए तो फटाफट। हाँ जी बनाइए। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है 120 वाट के विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा। देखिए मेरे भाई, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, बल्ब हो, हीटर हो, या फ्रिज हो, या वॉशिंग मशीन हो, ठीक है, कितना 10 घंटा चलता है, 1 महीना चलता है, 6 महीने चलता है, या 5 बल्ब प्रयोग करते हैं, या 5 फैन चलाते हैं, या टीवी चलाते हैं, जितना भी देगा वह सभी के सभी को हम गुना के रूप में ऊपर लिख देना है। कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है, बटा के ऊपर सभी को गुना के रूप में लिख देना है। तो जैसे यहाँ हम लिख देंगे बटा के रूप में ऊपर, और एक जितना भी आएगा उसमें हम 1000 से भाग दे देंगे, तो आपका निकल जाएगा क्या? यूनिट निकल जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं 120 वाट की एक विद्युत बल्ब, तो जितना भी कहे सब कहाँ दे देना है? ऊपर। तो 120 गुने 1, तो 1 से गुना करेंगे तो 120 से न रह जाएगा, तो 1 नहीं लिखिए। लैंप का प्रतिदिन, हाँ क्या घंटा है? 8 घंटा, 8 से गुना कर दिए। उपयोग किया जाता है तो लैंप द्वारा एक दिन में, फिर एक के दिन आया है, और 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो 1 छोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? गुना कर दीजिए, 12 कितना हो जाएगा? 96, 960, अब बटा कितना? ये शून्य से ये शून्य आएगा, दशमलव 2 खत्म कीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 0.96 यूनिट जो है इसका आंसर आ जाएगा, ये 9, ठीक है। तो जितना भी दिया हुआ रहा है, बल्ब है, फ्रिज है, इतना दिन, इतना घंटा, सब ऊपर लिखना है, और बटा के नीचे, बटा के ऊपर, बटा के नीचे 1000 लिखना है, बस काट देना, आपका यूनिट जो है निकल जाएगा। अगर यही कहता है कि 3 रुपए प्रति यूनिट है तो खर्च निकालिए, तो जितना यूनिट निकालगा उसमें पैसा से गुना कर दीजिए, तो आपका जो है खर्च निकल जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क जिस झिल्ली से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? नोट कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। चौथा का आंसर जो है क्या होगा आपके सामने है। कहता है कि मस्तिष्क जिस झिल्ली से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम है, मेनिंजेज है, एरेक्नाइट है, और क्या है? पायामेटर, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मनुष्य का जो मस्तिष्क है यह 3 झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं। कितने झिल्ली से? 3 झिल्ली से घिरे हुए रहता है। पहला बाहरी झिल्ली, दूसरा मध्य झिल्ली से, और तीसरा आंतरिक झिल्ली। 3 झिल्ली से मिलकर घिरा हुआ रहता है, और जिस झिल्ली से मिलकर घिरा रहता है इसको मेनिंजेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेनिंजेज कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेनिंजेज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह जो है मस्तिष्क 3 भाग से झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। यह जो झिल्ली है वो मध्य झिल्ली है। मस्तिष्क का कौन सा झिल्ली है? यह मध्य झिल्ली है। मध्य जो स्थिति में जो रहता है वह झिल्ली है। अगर बात करें पायामीटर, तो यह जो है मस्तिष्क का आंतरिक झिल्ली है। मस्तिष्क का क्या है? यह आंतरिक झिल्ली है, और यह जो होता है पारदर्शी होता है, ठीक है। अगर तो ये आंतरिक हो गया। अगर पूछेगा पहला झिल्ली, तो पहला झिल्ली जो लिख लीजिए, पहला झिल्ली ड्यूरामेटर। यह जो होता है मस्तिष्क के, अगर पूछे कि सबसे बाहरी झिल्ली तो उसको कहते हैं ड्यूडियामीटर। अगर पूछेगा मध्य झिल्ली तो उसे कहते हैं एरेक्नाइट कहते हैं, और आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? पायामीटर कहते हैं। यह मस्तिष्क का झिल्ली है और 3 झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, और उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेनिनजेज कहा जाता है। तो नोट कर लीजिए फटाफट। चलते हैं 5वां क्वेश्चन में। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कहता है कि 71वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा जोड़ी गई थी?
फटाफट आंसर बताइए कि यह जो संशोधन हुआ था 71वां 1992 में हुआ था, इसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जोड़ी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1 है, 3 है, 4 है और 2, 3, 4 और 1 है। फटाफट आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन के, तो 71वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 1992 में हुआ, ठीक है। इसमें कितने भाषा जोड़े गए? तो इसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी। कितने भाषा? 3 भाषा। और इसका कोडिंग याद रखिएगा, कौन सी भाषा जुड़ी थी? तो वह है, इसका कोडिंग क्या है? फोनेम। क्या है? कोडिंग। याद नोट कर लीजिएगा, कौन सी भाषा जुड़ी थी? तो उसका नाम है कोनेम। को से क्या हो जाएगा? कोंकणी, ने से नेपाली और म से मणिपुरी। नोट कर लीजिएगा, को से कोंकणी, ने से नेपाली और म से मणिपुरी। कौन सी भाषा जुड़ी? तो मेरे भाई कोनेम जुड़ा। क्या जुड़ा? कोनेम जुड़ा। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। तो कितने भाषा हुआ? 3 गो। आंसर क्या हो जाएगा? 3 गो। क्या? चलिए, कहता है छठा कि न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार कौन देता है? कहता है कि अगर व्यक्ति को न्यायालय अपराधी घोषित कर देता है, ठीक है, तो वह चुनाव लड़ना चाहता है, तो चुनाव लड़ने के लिए उसे आयोग करार जो है कौन दे सकता है? आपका ऑप्शन सामने है, निर्वाचन आयोग है, संसद है, लोकसभा अध्यक्ष है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? चलिए देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति को न्यायालय अगर अपराधी घोषित कर देता है, तो उसे चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार जो देता है वह देने वाला कौन होता है? तो संसद। कौन देता है? संसद देता है। कौन देगा? संसद देगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं देता है। अगर आपसे पूछे कि संसद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसके लिए, ट्री सरला। क्या याद रखना है? सरला। स से संसद हो जाएगा, स से संसद हो जाएगा कितना में? 79 में। र से हो जाएगा राज्यसभा 80 में, ल से हो जाएगा लोकसभा 81 में। तो क्या याद रखना है? तो सरला ट्रिक याद रखना है। स से हो गया सांसद, र से राज्यसभा और ल से हो जाएगा लोकसभा 79, 80, 81। ठीक है। अगर बात करें निर्वाचन आयोग का, निर्वाचन आयोग जो है किस अनुच्छेद में? 324 में इसका चर्चा है। किस अनुच्छेद में? 324। ठीक है। तो संसद जो है करार दे सकता है। चलिए, ये हो गया आंसर आपका। 8वां क्वेश्चन कहता है, 8वां क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान कब हुई थी? जयप्रकाश नारायण जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में कब उभर के सामने आए थे? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, दांडी यात्रा है और बेलगांव अधिवेशन है। तो फटाफट आंसर बताइए, क्या होगा इसका? तो चलिए, कहता है कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में कब उभर के सामने आए? तो यह उभर के सामने आए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आपसे पूछिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था, उसे अगले ही दिन सुबह जितने भी लोकप्रिय नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस ऑपरेशन के तहत? तो नोट कीजिएगा, वो ऑपरेशन था 0 आवर। कौन सा ऑपरेशन था? 0 आवर था। और सभी लोकप्रिय नेताओं को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो आंदोलन है यह चला था 1920 से 22 ईस्वी तक चला था।
असहयोग आंदोलन जो है, अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था 1922 में, किस कांड के दौरान या किसके कारण स्थगित हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को नोट कीजिएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था और इस घटना से महात्मा गांधी जी दुखी होकर असहयोग आंदोलन जो है स्थगित करते हैं, कहते हैं कि मैं अपना असहयोग आंदोलन वापस लेता हूँ। ठीक है। अगर पूछे सी में ऑप्शन है डांडी यात्रा। अगर आपसे पूछे कि डांडी यात्रा का संबंध किससे है, तो इसका संबंध नमक कानून से, नोट कीजिएगा, डांडी यात्रा का संबंध नमक कानून से है। अगर आपसे पूछे डांडी यात्रा के अंतर्गत कितने किलोमीटर की पैदल दूरी तय की गई थी, तो नोट कीजिएगा 390 किलोमीटर दूरी जो है तय किया गया था। इसके अंदर कितना, 390 किलोमीटर जो है दूरी तय किया गया था। अगर आपसे पूछे कि कितने व्यक्ति जो है इसमें शामिल थे, टोटल व्यक्ति महात्मा गांधी समेत जो है वो 78 व्यक्ति थे। कितने सदस्य शामिल थे, 78 व्यक्ति। ठीक है। डी में कहता है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 में हुआ था, नोट कीजिएगा। बेलगांव अधिवेशन जो है कब हुआ था, 1924 में। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि एकमात्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेलगांव अधिवेशन। वह कब हुआ था, 1924 में हुआ था। अगर आपसे पूछिए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वह थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये उभर कर सामने आए थे, इसका आंसर हो गया ये। तो फटाफट नोट कर लीजिए। देखते हैं आगे क्वेश्चन मोस्ट। चलिए तो अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो 11 से हम 17 की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि अब जो है बाएं से किधर जा रहे हैं, दाएं की ओर जा रहे हैं। ठीक है। तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या होगा, 11। क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 17। और इधर 11 से 17 की ओर जा रहे हैं, तो इधर से इधर जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, तो आपका परमाणु का आकार क्या होगा, परमाणु आकार जो है घट जाता है। क्या घट जाएगा, इसका आकार घट जाता है, क्योंकि टर्नों की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टर्न की संख्या बढ़ेगा, परमाणु के आकार क्या हो जाएगा, इसका आंसर घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, मतलब स्थितिज का फॉर्मूला क्या होता है वो आपसे पूछा है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। इसका ऑप्शन सामने है, mgh है, 1/2 mv² है, fs है, T - u/t होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी की सी की डी। तो देखिए चलिए तो देखिए कहता है स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh होता है। ठीक है। इसी को कहा जाता है pe, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, ke शॉर्ट में लिखा जाता है। ये आपसे कहीं कहीं जो है पोटेंशियल एनर्जी लिख देगा, mgh नहीं देगा, नोट कर लीजिएगा। यह जो है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। ठीक है। किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए आवाज सुनकर कुतवा अभी पढ़ने चला आया है चलिए वो भी चाहता है हम भी कुछ पढ़े, तो दूसरे कुत्ता के मुकाबले टैलेंट रखे। तो चलिए तो क्या कर रहे थे कि हाँ, गति जो होता है, किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है या गति के कारण जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न होता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं।
अगर किसी वस्तु में ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और इसी बराबर फॉर्मूला होता है mgh। अगर कोई वस्तु ऊपर है, हवा में उड़ रही है, जैसे हवाई जहाज, तो उसमें आपका ऊंचाई भी है और गति भी है, तो वहां पर, वो तो पृथ्वी पर नहीं है, हवा में ऊपर है, तो वहां पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। Fs कुछ नहीं है, यह जो है एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, ये बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए यह हो गया, इसका आंसर हो जाएगा mgh हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि गांधी सागर जो बांध है यह किस स्टेट में पड़ता है। आपका ऑप्शन है ए में करता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। क्या होगा आंसर, ए की, बी की, सी की, डी। तो देखिए गांधी सागर जो बांध है यह पड़ता है आपका मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे रंजीत सागर बांध कहाँ है, तो रंजीत सागर बांध कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे नर्मदा सरोवर जो बांध है, सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर और परियोजना किस राज्य में है, तो आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है। राजस्थान में नोट कीजिए, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में है। और सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। पंजाब में नोट कीजिएगा रंजीत सागर बांध है। तो यह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टेंडन जोड़ता है, टेंडन किसको आपस में जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहता है टेंडन जोड़ता है, हमारे शरीर में पार्ट्स जो है उसमें टेंडन किसको जोड़ेगा, तो हड्डी और मांसपेशी को। हड्डी और पेशी को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखेंगे तो अधिकतर जो है लड़का हड्डी हड्डी मारकर निकल जाता है, लेकिन वह गलती हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि टेंडन जोड़ता है वह हड्डी और पेशी को जोड़ता है। अगर लिगामेंट कहेगा तो हड्डी हड्डी को, लिगामेंट किसको कहेगा? जुड़ेगा हड्डी हड्डी को, और टेंडन किसको जोड़ेगा? हड्डी और पेशी को जोड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेशी और हड्डी को। और हड्डी हड्डी में क्या होगा? लिगामेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, तो होता है जबड़ा का हड्डी। अगर पूछेगा कि मानव शरीर का जो दांत होता है उसका शिखर किसका बना होता है, तो डेंटाइन का बना होता है। ठीक है। चलिए यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पगलटिया बांध परियोजना है, यह लिख लीजिएगा, पगलटिया बांध परियोजना है यह। तो पगलटिया बांध जो परियोजना है यह किस राज्य में पड़ता है? एक परियोजना है, पगलटिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा? पगलटिया बांध जो है किस स्टेट में पड़ता है? तो देखिए, तो पगलटिया बांध जो है यह पड़ता है आपका असम में। कहाँ पड़ता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। असम राज्य में पगलटिया बांध जो है पड़ता है, बांध परियोजना है। अगर आपसे पूछे कि गारो खासी जयंतिया या पहाड़ी भी है और यह जनजाति भी कहाँ पाया जाता है, तो यह मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। अगर आपसे पश्चिम बंगाल, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। नोट कीजिएगा, सुंदरबन का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यह कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल में मिलता है। अगर आपसे पूछे सुंदरी ब्रिज कहाँ मिलता है, पश्चिम बंगाल में मिलता है। मैक्रो वन कहाँ पूछिएगा, तो भी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पंजाब में, तो पिछले क्वेश्चन में बताया, जिक्र किए थे, पंजाब में रंजीत सागर बांध है। क्या हो गया? हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। अगर आपसे पूछिए कि
असम में कितने नेशनल पार्क है? तो असम में 7 नेशनल पार्क है। अगर पूछे आपका छठा नेशनल पार्क कौन है, तो रायमोना नेशनल पार्क है। अगर पूछे रायमोना नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कि असम का 7वां नेशनल पार्क कौन सा है, तो दिहिंग पेटकाई है, दिहिंग पेटकाई। अगर आपसे पूछे कि भारत का 52वां टाइगर जो वो कौन सा है, तो उसका नाम है रामगढ़ विषधारी। तीन क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा असम में। तो नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? आपका ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है कि दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के स्थापना किए थे। कौन से समाज के? आर्य समाज के। अगर आपसे पूछे आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, नोट कीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1828 में। प्रार्थना समाज की स्थापना अगर आपसे पूछे तो प्रार्थना समाज के संस्थापक 2 व्यक्ति मिलकर किए थे। एक थे आत्माराम पांडुरंग और दूसरा थे एमजी रनाडे। अगर आपसे पूछे कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग या किसके प्रेरणा से किया गया, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रार्थना समाज के स्थापना किसके प्रेरणा से किया गया था, तो इसका तो स्थापना अगर पूछे, ठीक है, तो स्थापना पूछे तो कौन हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा और एमजी रनाडे हो जाएगा। लेकिन पूछेगा किसके प्रेरणा से किए, तो नोट कीजिए केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, किसके प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन। और ऐसे तो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे। तो हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ठोस है, द्रव है, गैस है और निर्वात में। देखिए ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ध्वनि जो है यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, और इसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। इसका सबसे अधिक चाल जो होता है ठोस में होता है और निर्वात में तो कोई माध्यम नहीं है, तो निर्वात में कोई गमन नहीं करेगा। यह निर्वात में गमन करेगा क्या? नहीं करेगा। सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस में होगा। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि के चाल सर्वाधिक किस में होता है, तो होता है एल्युमिनियम में। किसमें होता है? एल्युमिनियम में होता है। लिख लीजिएगा कितना होता है? 5640 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एल्युमिनियम और कांच दोनों में समान होता है। अगर आपसे पूछेगा लोहा में कितना होता है, तो नोट कीजिए 5130 मीटर पर सेकेंड ध्वनि के चाल लोहा में होता है। अगर वायु में पूछे 332 मीटर पर सेकेंड वायु में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ठोस हो जाएगा। कहता है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? फटाफट बताइए कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। ऑप्शन आपका सामने है। पहला ऑप्शन है 6×10 के पावर 24, दूसरा 6×10 के पावर -24 है, 6×10 के पावर 23 है माइनस में, 6×10 के पावर 23 kg है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10 के पावर 24 kg होता है। अगर आपसे पूछे, नोट कीजिएगा पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, तो नोट कीजिए पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी का
विषुवतीय व्यास कितना होता है, तो 12,713 किलोमीटर होता है। अगर आपसे पूछे विषुवत रेखीय व्यास कितना होता है, नोट कीजिएगा 12,756 किलोमीटर होता है। अगर पूछेगा दोनों का अंतर, विषुवतीय रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का 43 किलोमीटर होता है। अगर पूछिए आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछिए कि विषुवतीय व्यास पृथ्वी का औसत व्यास कितना होता है, 12,740 किलोमीटर पृथ्वी का औसत व्यास होता है। तो सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 20, इसका क्वेश्चन बनाइए, न्यूमेरिकल है। हर एक 20 क्वेश्चन में आपका 2 न्यूमेरिकल जरूर रहेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल ये भी इजी है, फटाफट बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, साइड हो जाती, ठीक है, बनाइए। और हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा, शिद्दत से पढ़िएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके माता पिता आपसे बहुत आस लगाए हुए बैठे रहते हैं कि मेरा बेटा जॉब लेकर घर पर आएगा। और मेरे भाई जब ध्यान रखिएगा, जब घर जॉब लेकर जाइएगा तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, पिता जी का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाएगा और गर्व से कहेंगे कि मैंने बेटे नहीं मैंने शेर को जन्म दिया, माँ कहेगी मैंने बेटी नहीं मैं शेरनी को जन्म दिया, और उस खुशी का माहौल ही कुछ और होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि एक व्यक्ति 20 केजी के सामान, अब लीजिए 20 केजी का सामान है, 2 मीटर उठा के सिर पर रखता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने जिक्र किया था कि किसी वस्तु में ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो फटाफट लगा दीजिए और इसका आंसर निकल जाएगा। तो क्या होता है इसका स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा आपका, mgh। देखिए इसमें जी का जिक्र नहीं किया, अगर जी का जिक्र नहीं करे तो 10 मीटर पर सेकेंड लीजिएगा, क्योंकि स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर ब्रैकेट में लिख दे कि जी बराबर 9.8 तो ना तब 9.8 लेना है। तो एम का मान कितना हो गया, आप इसमें 20 हो जाएगा, गुना कितना 2 मीटर, और गुने कितना 10, गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 400 जूल। इधर ए बी सी की डी सी हो जाएगा 400 जूल। बस mgh फॉर्मूला लगा देना है, निकल जाएगा। गतिज ऊर्जा रहता तो 1/2 mgh का निकाल देते, लगा देते, उससे निकल जाता। तो यह था, फटाफट नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए 17वां क्वेश्चन सामने है, आंसर फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। अगर आपसे पूछे कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोसले। अगर पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मोसले को कहा जाता है। अगर पूछे आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने कब बनाया, तो यह बनाया कब, 1913 ईस्वी में बनाए थे। ठीक है, कब, 1913 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि तत्वों को सजाने के लिए त्रिक नियम किसने दिया, तो नोट कीजिएगा त्रिक नियम डोब्रेरा नामक वैज्ञानिक का त्रिक नियम था। मेंडलीफ, तो मेंडलीफ नोट कीजिएगा, मेंडलीफ जो है तत्वों का वर्गीकरण जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी सर्वप्रथम जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ, तो नोट कीजिएगा इनका जो आवर्त सारणी है जर्मन पत्रिका में सर्वप्रथम 1869 में प्रकाशित हुआ था। अगर आपसे पूछे कि मेंडलीफ ने जब तत्वों को द्रव्यमान के आधार पर सजाया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे, नोट कीजिएगा उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या मात्र 63 थी। कितना था, 63 था। अगर आपसे पूछे कि अष्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड का न था अष्टक नियम। अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 23 सेक्रेटरी था, फटाफट नोट कर लीजिए।
चलिए 18 में चलते हैं। कहता है 19 ईस्वी जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी है किस महासागर में स्थित है। 90 ईस्वी जो एक अंतर सागरीय ज्वालामुखी है, कहता है कि यह किस महासागर में स्थित है। आपका ऑप्शन सामने है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। आपसे पूछिए अगर कि सबसे बड़ा महासागर या गहरा महासागर की बात करें तो होगा क्या? प्रशांत महासागर। अगर आपसे पूछे, नोट कीजिएगा, कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर के परिमखला पेटी में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो नोट कीजिएगा मेरे भाई कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और आपसे पूछे कि प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है, लावा चारों तरफ बिकते रहता है, जिसके कारण इसके आसपास का जो एरिया होता है पूरा प्रकाश में रहता है, इसलिए इसे प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। किसका? भूमध्य सागर का। किसको? स्ट्रोम्बोली को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए किसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बोलिए। चलिए, और लास्ट में कमेंट में जरूर लिखिएगा कि 20 में से आपका कितना नंबर आया, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वह इसको देख के फायदा उठा सके। पूरे फ्री ऑफ क्लास आपका लाइव पूरा फ्री क्लास चलेगा, और बहुत जल्द इसका जो है टेलीग्राम पर लिंक दिया उसमें काम चल रहा है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए, एक भाई कर रहा है लाइव क्लास। लाइव क्लास में अभी वक्त लगेगा मेरे भाई, उस पर भी काम चल रहा है। चलिए, कहता है नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा 18 जुलाई का। कब होगा? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नोट कीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था, तो 1993 में दिया गया था। इसे अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे 11 जुलाई को, तो नोट कीजिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को क्या मनाते हैं? 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और आप पूछिए आपसे कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। और ठीक है, अगर आपसे पूछे, और लास्ट ऑप्शन है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि विजय कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो नोट कीजिएगा विजय कारगिल दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 जुलाई हो गया। 20वां और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया है। तो फटाफट आंसर बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया है। तो देखिए, हाइड्रोजन जो है वो अस्थायी रहने वाला नहीं है। हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है या स्थायी रूप में नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन कौन है, तो पहला तो फ्लोरीन होगा, दूसरा क्लोरीन होगा, तीसरा ब्रोमीन होगा, आयोडीन और एस्टेटिन। कितने हैं? 5। कौन कौन है? नोट कीजिएगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये सभी के सभी हाइड्रोजन है। और किस समूह में रखा गया है? तो इसे समूह 17 में रखा गया है। किस समूह में? 17 में। 18वें समूह में पूछे तो इसमें अक्रिय गैसों को रखा गया है। किस गैस को रखा गया है? अक्रिय गैस को रखा गया है। और ये दोनों को इतना इंपोर्टेंट नहीं है। तो ये आपका 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी गई थी। तो आपको कितना नंबर आया कमेंट में जरूर लिखिएगा और दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।